नमस्कार, बुकोपीडिया में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे इस पुस्तक पर। तो आपने देख ली है रानाडे, गांधी एंड जिन्ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखी है ये पुस्तक और समयक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है और इसकी कीमत है 80 रुपये। 2017 में इसका पहला एडिशन आया समयक प्रकाशन की तरफ से और 2019 में इसका दूसरा एडिशन आया। और रानाडे, गांधी और जिन्ना किसके बारे में है? ये एक संबोधन है जो 101वीं बर्थडे सेलिब्रेशन यानी कि जन्मदिन की वर्षगांठ पे दिया गया। किसके जन्मदिन था? महादेव गोविंद रानाडे का। और 18 जनवरी 1943 को ये दिया गया गोखले मेमोरियल हॉल पूना में। तो सबसे पहले पब्लिशर का नोट पढ़ते हैं। अब इस बात को इस्टेब्लिश किया जा चुका है बहुत सारे फैक्ट से कि बहुत सारी तरह की बातों से कि बौद्धिस्ट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है वो राष्ट्रीय नेशन बिल्डिंग और पॉपुलर बेनिफिशेंस मतलब कि राष्ट्र निर्माण और सामाजिक हित के लिए कार्य करते थे। हमारे पास एक बहुत बड़ी परंपरा रही है कि हम ऐसे राजाओं की स्तुति को ही इतिहास मान लेते हैं, ऐसे नायकों की स्तुति को ही इतिहास मान लेते हैं और ये बहुत ही अप्रिय बात है, बहुत ही दुखद बात है कि हम परंपरा से इतिहास को कैसे समझते आए हैं। ऐसे समझते आए हैं कि चापलूस कवियों ने जो भी अपने संरक्षण राजाओं के विषय में बढ़ा चढ़ा कर कह दिया, हम उसी को मान लेते हैं। ये सारा इतिहास इस तरह से एक तरफा हो गया और जो है मनगढ़ंत हो गया और इस बात की जो है ये ऐसा हो गया कि हमारा जो सही इतिहास है, हमारे देश के जो सही नायक हैं उनको इग्नोर कर दिया गया। बौद्धिस्ट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक स्कॉलर थे, एक स्टेट्समैन थे और अतिशयोक्ति विशेषण के मालिक थे। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। हमारा जो रिपब्लिकन मैकेनिज़्म है ये है कि हम जो है बुद्धि को ज़्यादा महत्व दें, यही ज़रूरी है। हम ये वर्षों से कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि हमारा जो ये मिशन है ये तभी कामयाब होगा जब हम ऊंचा गढ़ जीतने में कामयाब रहेंगे, दोगलेपन के विरुद्ध, जातिवाद के विरुद्ध, और ऐसा हम पल भर में ही कर पाएंगे। राष्ट्र निर्माण के बिना जो बाबा साहब का मानना था कि राष्ट्र निर्माण चरित्र निर्माण के बिना संभव नहीं है। तो इस तरह से इस किताब की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है और मैं ये समझता हूँ कि जो भी लोग देशभक्ति प्रवृत्ति के हैं वो बाबा साहब के इन अमर कार्यों को ज़रूर पढ़ेंगे। घर घर में बाबा साहब का नाम पहुँचना चाहिए। हम ये जो प्रेजेंट वर्क है रानाडे, गांधी और जिन्ना का, ये मील का पत्थर साबित होगा उस दिशा में और हमें बड़ी खुशी हो रही है इसको प्रस्तुत करते हुए। शांति स्वरूप बौद्ध, यह था पब्लिशर का नोट। और आगे जो है ये देखिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर की अपनी हैंड राइटिंग में जो उन्होंने चीज़ें लिखी थी उसका सैंपल यहाँ पर दिया गया है। रानाडे, गांधी और जिन्ना, और ये जो है प्रस्तावना दी गई है, प्रीफेस दिया गया है कि दक्कन सभा हुई थी पूना में, जहां पर मुझे 101वीं वर्षगांठ के लिए बुलाया गया था, जो स्वर्गीय महादेव गोविंद रानाडे की 101वीं जन्म दिवस की वर्षगांठ थी। ये पड़ती है 18 जनवरी 1940 को। मैं वहां जाने का ज़्यादा इच्छुक नहीं था, लेकिन फिर जो मेरे सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं हैं उसके वजह से मैं रानाडे को समझना अवॉइड कर ही नहीं सका। फिर मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो ऑडियंस है, जो जनता है दक्कन सभा की, वो भी इस बात को स्वीकार करती है और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इसके बाद अंततः गत्वा मैंने ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया और जब मैंने ये एड्रेस दिया, जब मैंने भाषण दिया, तब मेरी कोई इच्छा ही नहीं थी कि मैं इसे छपवाऊँ। भाषण दिया गया और जो महान लोग हैं उनकी जयंती पर भाषण इस तरह से दिए ही जाते हैं और ऐसे भाषणों की कोई परमानेंट वैल्यू नहीं होती। लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं था कि ये भाषण जो है इसमें एक्सेप्शन साबित होगा, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, ये अच्छा भाषण है, आप इसे ज़रूर छपवाइए। मैं शुरू में इस विचार के खिलाफ था और मैं संतुष्ट था कि मैंने पब्लिक को एक बार बोल दिया और पब्लिक ने इसे सुन लिया। मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं इसे छपवाऊँ भी सही, लेकिन बार बार जो है उनके आग्रह पर मुझे उनकी बातों में दम नज़र आया।
ये जो भाषण है ये मैंने छपवाया, और इसलिए इसमें जो 2 चीज़ें हैं वो अलग हैं उस भाषण से जो मैंने दी थी। पहले तो इसका जो सेक्शन 10वां है वो छोड़ दिया गया है। कारण ये है कि जो है समय बहुत ज़्यादा हो गया था इसलिए, और मैंने 1.5 घंटा लिया था ये भाषण देने में। और दूसरी बात ये है कि मैंने सेक्शन 8वां भी छोड़ दिया है, क्योंकि रानाडे और फूले के कंपैरिजन पे ही वो पूरा बेस था। ये जो सेक्शंस हैं ये मैंने 2 कारणों से छोड़े हैं। पहला कारण ये कि कभी भी जो है 2 लोगों की पूरी तरह से तुलना संभव नहीं है, और इससे 2 लोगों के साथ न्याय नहीं होता। दूसरा कारण ये है कि कुछ ज़्यादा सामग्री उपलब्ध नहीं थी कि मैं जो है इन दोनों की सही तुलना कर पाऊँ। तो ये जो पब्लिकेशन था ये जो है विचित्र सर्कमस्टांसेस में हुआ था। आमतौर पर जो है पब्लिकेशन होता है, लेकिन उस सिचुएशन बिल्कुल उल्टी थी उसके। पहले जो है इसकी आलोचना हुई, और फिर जो है मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं जो है इसको पब्लिश ज़रूर कराऊंगा। मैं बहुत खुश हूँ कि पब्लिशर ने बड़ा रिस्क लिया और इसे पब्लिश करने का निर्णय लिया। यहाँ पर मैं ये गलती कर रहा हूँ, मुझे हमेशा से ही ऐसा लगता है कि गाइडेंस और डायरेक्शन के बिना जो है अच्छे लोग भी चुप बैठ जाते हैं और उनका जो कार्य है वो तबाह हो जाता है। तो यानी बाबा साहब ने अपने दोस्तों की बात मान ली और उन्होंने इसको छपवाने का निर्णय लिया। वो धन्यवाद दे रहे हैं, पब्लिशर ने भी इसे छापना चाहा। मुझे नफ़रत है अन्याय से, मुझे नफ़रत है दमन से, मुझे नफ़रत है शोषेबाजी से, मुझे नफ़रत है जो लोग ढोल ज़्यादा पीटते हैं। और ये जो नफ़रत है ये उन लोगों से मेरी ज़्यादा है जो इस सब के दोषी हैं, मतलब जो शोषेबाजी करते हैं, अन्याय करते हैं, दमनकारी हैं, इस लोगों से। तो जब मैं आलोचना करता हूँ तो इस नफ़रत के कारण मेरी आलोचना इतनी प्रखर होती है। और ये जो नफ़रत है ये इस प्रेम से निकली है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अन्याय के विरुद्ध जो है जिन लोगों को प्रेम किया जाना चाहिए उनको ही मैं करता हूँ, और मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ इस नफ़रत से। मैं ज़रा भी माफ़ी नहीं मांगूंगा गांधी की आलोचना पर, जिन्ना की आलोचना पर। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारत की राजनीतिक प्रोग्रेस को एक तरह से खड़ा करके रख दिया है। आगे बढ़ ही नहीं रहा है लोग भारत राजनीतिक तौर पर। मैं कांग्रेस की प्रेस का भी कंडेमिनेशन करता हूँ, निंदा करता हूँ कांग्रेस की प्रेस का, यानी कि कांग्रेस की सपोर्ट में जो प्रेस चलती है उसका। पहले जो कांग्रेस की प्रेस थी उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, उसकी कितनी भी आलोचना की जाए वो कम पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस की जो प्रेस है वो हर बात में जो मैं कहता हूँ उसका मिस रिप्रेजेंट करती है, उसको बिगाड़ के बताती है, मिस रिपोर्ट करती है। यही करती है कांग्रेस की प्रेस कांग्रेस को खुश करने के लिए। मतलब जैसे अब गोदी मीडिया बोलते हैं, उस समय जो है पत्रकारों को या प्रेस को वो कांग्रेस प्रेस कह रहे हैं। कांग्रेस की प्रेस से मेरी तो एक तरह से दुश्मनी हो गई है, क्योंकि वो हिंदुओं से जो मेरी नफ़रत है वो इसलिए है क्योंकि हिंदू अछूतों से नफ़रत करते हैं, अछूतों से वो घृणा करते हैं, और अछूतों से जो वो नफ़रत करते हैं या शत्रुता का भाव रखते हैं उसकी आलोचना मैं क्यों ना करूं, क्यों ना मैं जिन्ना को टारगेट करूं जो कि कई सालों से कांग्रेस में पड़े हुए हैं। कांग्रेस की जो ये प्रेस है इसके खिलाफ आलोचना करना तो मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, मैं मूर्ति तोड़ने में विश्वास रखता हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि गांधी और जिन्ना को मैं पसंद नहीं करता, मैं उनसे नफ़रत भी नहीं करता, लेकिन मैं भारत को ज़्यादा प्यार करता हूँ। और इसलिए एक अच्छे और सच्चे राष्ट्रवादी होने के नाते मेरे देशवासियों के प्रति ये कर्तव्य है कि इस देश के सही महान नायकों के बारे में बताइए। गांधी की पूजा और जिन्ना की पूजा करने से कुछ नहीं होने वाला, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, चाहे वो कितने भी अलग अलग दिखाई दें। तो यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का पता छपा है, 22 पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली, 15 मार्च 1943। तो ये थी प्रस्तावना। अब ये शुरू होता है रानाडे, गांधी और जिन्ना। ये दिख रहा होगा आपको।
मैं आपको बता दूं कि मैं पहले इस प्रस्ताव के लिए, ये जो इनविटेशन निमंत्रण मुझे मिला है, इसके लिए ज़्यादा खुश नहीं था। किसी भी व्यक्ति की जन्म शताब्दी समारोह बनाना को मुझे नहीं लगा कि इतना कोई ज़रूरी है। रानाडे के विषय में मैं दो बातें मुझे अपने बचपन की याद आती है। पहले तो ये है कि 1901 में मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, सतारा में। तब किसी ने बताया कि रानाडे नाम के व्यक्ति का निधन हो गया है। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं एक छोटा बच्चा था, केवल 9 साल का, और मैं इसी से खुश था कि आज स्कूल की छुट्टी है। और दूसरा मुझे तब पता चला जब उनकी मृत्यु हो गई थी, और इंडिया ने 1892 में जो है उनकी जो महार रेजिमेंट थी, उसके बारे में जो उनका अभियान था, उसके बाद मुझे पता चला। 1892 में रानाडे की मदद से ही जो है महार रेजिमेंट की समस्याओं को समाधान मिला। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले महार रेजिमेंट बनाई, और बाद में उन्होंने महार रेजिमेंट को जो है खारिज करने की कोशिश की, लेकिन रानाडे की कोशिशों से ऐसा नहीं हो सका। तो ये समझना ज़रूरी है कि कितने ज़्यादा रेलेवेंट हैं और कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं रानाडे। अब मैं इतिहास के बारे में कुछ बताता हूँ। एगस्टिन थ्योरी है इतिहास के बारे में। उस थ्योरी के हिसाब से सब कुछ एक डिवाइन प्लान के हिसाब से होता है, मतलब सब कुछ ईश्वर का निर्धारित है, और मानवता को जितने भी युद्ध झेलने पड़ते हैं, जितनी भी पीड़ा झेलनी पड़ती है, सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि एक दिन डे ऑफ जजमेंट यानी कि निर्णय का दिन आए। और बकल का ऐसा मानना है कि जो इतिहास है वो ज्योग्राफी और फिजिक्स दोनों का मेल है। कार्ल मार्क्स की मानते हैं, कार्ल मार्क्स का तीसरा विचार है। कार्ल मार्क्स के हिसाब से इतिहास ये होता है कि जो भी आर्थिक शक्तियाँ होती हैं, वो जो भी कुछ करती हैं, वो इतिहास होता है। और आर्थिक शक्तियों के अलावा ये इतिहास जो है बायोग्राफी है महान लोगों की। तो ऑगस्टिन थ्योरी को कोई भी नहीं मानता सिवाय धार्मिक लोगों के। बकल और मार्क्स की थ्योरी में भी सच्चाई है, लेकिन इतनी नहीं जितना कि पूरा सच होना चाहिए। पूरा सच क्या है? पूरा सच ये है कि केवल इम्पर्सनल फोर्सेस, ऐसा नहीं है कि केवल आर्थिक शक्तियाँ इतिहास बनाती हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इम्पर्सनल फोर्सेस के अलावा मेरा मानना है कि इम्पर्सनल फोर्सेस चाहे हों चाहे ना हों, जो चकमक पत्थर है ये हर जगह नहीं हो सकता। जब तक कोई भी चकमक पत्थर होगा किसी जगह मौजूद, तभी तो आग बनेगी। जब कहीं पर दाने होंगे तभी तो खेती होगी। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जब तक कोई महान व्यक्ति नहीं मौजूद होता, तो चाहे आर्थिक परिस्थितियाँ कैसी भी हों, राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी हों, इतिहास नहीं बनता। तो मानवता का इतिहास केवल सभ्यताओं का इतिहास नहीं है, मानवता का इतिहास जो है महान लोगों का भी इतिहास है। तो ये जो सामाजिक परिवेश है, इसके बारे में थियोडोर रूजवेल्ट ये कहते हैं कि जो है देयर कम्स इन टाइम इन एवरी सेक्ट, पार्टी और इंस्टीट्यूशन व्हेन इट स्टॉप्स ग्रोइंग। एक समय आता है कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी समाज हो, कोई भी संस्था हो, वो बढ़ना बंद कर देती है। वो बढ़ना इसलिए बंद कर देती है क्योंकि जो पुराने लोग होते हैं, उनकी जो नीतियाँ होती हैं, वो इस समय में जो है कामयाब नहीं होती, क्योंकि उनकी जो पुरानी नीतियाँ होती हैं वो आज के समय में नहीं चल सकती। तो जब तक उसमें कुछ नया नहीं जोड़ा जाएगा, कोई भी संस्था बर्बाद हो ही जाएगी। तो इसलिए जो है किसी भी व्यक्ति को टूटी फूटी कुर्सी पर नहीं बिठाया जा सकता। तो ये कहना था जो है थियोडोर रूजवेल्ट का, कि जब तक आप कुछ नया नहीं जोड़ेंगे, कोई भी संस्था बर्बाद हो ही जाएगी। तो इसलिए ऐसा क्या हुआ कि जो इस समाज में रानाडे की उपयोगिता क्या है? इस समाज में कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो जिंदा रहते हैं, कुछ संस्थाएं जिंदा रहती हैं, कुछ नष्ट हो जाती हैं और कुछ सड़ जाती हैं। ये कब होता है? ये तब होता है, कौन सरवाइव करता है, कौन सरवाइव नहीं करता, ये समय पर निर्भर करता है। जब बुद्धिमान लोगों का और अच्छे लोगों की पूरी कोशिश रहती है किसी चीज़ को बचाने की, तब भी ऐसा संभव होता है कई बार कि वो चीज़ नहीं बच पाती। ये किस चीज़ पे इशारा है मैं बताती हूँ। ऐतिहासिक जो फोर्सेस हैं वो इम्पर्सनल ज़रूर होती हैं, लेकिन फिर भी वो निर्भर करता है लोगों पर। हीरो वर्शिप के तो मैं खिलाफ हूँ। कार्लियल कहते हैं हीरो वर्शिप के बारे में, जब तक महान लोग होते हैं कोई भी आदमी अपने आप में कुछ करने के काबिल नहीं होता, जब तक कि
वो आदमी ईमानदारी से अपना काम नहीं करता। तो महानता किस चीज़ में है? महानता इस चरित्र में है कि जिस उद्देश्य के लिए कोई व्यक्ति लगा हुआ है, महानता तभी बनती है जब वो अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार रहे। अगर वो अपना उद्देश्य, मान लीजिए कि आपकी ये आइडियोलॉजी है, लेकिन किसी ने आपको खरीद लिया, किसी ने आपको बहका लिया, आप उस महान उद्देश्य के पीछे चल रहे थे, लेकिन अचानक ने आपने रास्ता बदल लिया, तो इसका मतलब आप महान नहीं रह पाएंगे। तो अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार रहने वाला व्यक्ति ही महान बन पाता है। और तब ये दार्शनिकों के बारे में भी कुछ बात कहते हैं कि महानता की क्या परिभाषा है, कि रूसबेरी कहते हैं कि महान आदमी वो होते हैं जो नेचुरल और सुपर नेचुरल दोनों तरह से जो है कुछ ना कुछ सोशल रीजेनरेशन करके जाते हैं, सामाजिक उत्थान करके जाते हैं। मतलब हर हाल में जो समाज का स्तर उन्हें मिलता है उसमें कुछ अच्छा, कुछ नया जोड़ के जाते हैं। यही लोग महान होते हैं। ईमानदारी उनका सबसे बड़ा गुण होता है। तो कितने भी प्रलोभन आए, वो ईमानदारी को नहीं छोड़ते हैं। महान आदमी वो होते हैं जो हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, अपने उद्देश्य के प्रति मोटिवेटेड रहते हैं। और ब्रैगेट सिंसियरिटी, मतलब कि डींग मार ईमानदारी में विश्वास नहीं रखते। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महान बनने का कोशिश करते हैं और बहुत ही डिंग मार होते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं। लेकिन असली महान लोग ऐसे नहीं होते। असली महान लोग अपने उद्देश्य के प्रति सिंसियर होते हैं, ईमानदार होते हैं। अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था कि राजनेता ऐसे लोग होते हैं जिनका जो इंटरेस्ट होता है वो लोगों के इंटरेस्ट से भिन्न होता है, लेकिन वो हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि लोगों का जो इंटरेस्ट है वही हमारा इंटरेस्ट है। राणा डे एक राजनीतिज्ञ नहीं थे, वो एक गहराई स्टूडेंट थे, गहराई से राजनीति के छात्र थे। उनको समझना, इतिहास को समझना ही है। अब हम राणा डे की गहराई को, उनकी जो है विजन को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अब तक इन्होंने क्या बताया, इन्होंने अलग अलग डेफिनेशन बताया कि कार्ल मार्क्स कहते थे कि इकोनॉमिक फोर्सेस जो कुछ करती हैं वो होता है इतिहास। जो थियोलॉजियंस हैं, मतलब जो पुरोहित हैं ईसाइयत के, वो कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर ने किया हुआ है और ईश्वर ही मनुष्य को युद्ध में धकेलता है, ईश्वर ही मनुष्य को पीड़ा पहुंचाता है। सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि एक दिन निर्णय का दिन, जजमेंट डे तक पहुंचे। और ब्रूट कहता है कि जो है महान लोग इतिहास बनाते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल इम्पर्सनल फोर्सेस ही इतिहास बनाते हों। महान लोग ईमानदारी से जो अपने उद्देश्य के लिए काम करते रहते हैं और उस उद्देश्य में, उस समाज में कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ न्यायप्रिय जोड़ते हैं, तब जाके जो है वो लोग इतिहास बनाते हैं। और जो ढोंगी होते हैं वो बिना मतलब में केवल बाजा ही बनाते हैं, बजाते रहते हैं। उनको शौक होता है कि उनकी चर्चा की जाए, वो कोई खास बदलाव समाज में या राजनीति में कर नहीं पाते। अब ये राणा डे की बात करते हैं कि राणा डे जो हैं वो एक महान व्यक्ति ज़रूर थे, क्योंकि वो ईमानदारी से उस काम में लगे हुए थे जिस पे वो विश्वास करते थे। उनकी दो क्वालिटीज़ थी जो उन्हें महान बनाती है। पहले कि वो राजनीति से ज़्यादा सामाजिक उत्थान की बात करते थे। राणा डे जो है एक सामाजिक सुधारक के तौर पर भी जाने जा सकते हैं, वो एक इतिहासकार के तौर पर भी जाने जा सकते हैं, वो इकोनॉमिस्ट भी थे, मतलब आर्थिक मामलों के भी जानकार थे और एजुकेशनिस्ट थे, एक शिक्षक भी थे। वो हर तरह से जो है एक समाज सुधारक सबसे ज़्यादा थे। समाज सुधार का जो काम होता है वो ही जो है महान लोग करते हैं, क्योंकि उनका जो ये मानना था, समाज सुधार बहुत ही ज़्यादा साहस का काम है। और ये साहस का काम इसलिए है क्योंकि राजनीति में जो व्यक्ति कोशिश करते हैं, राजनीति में जो लोग जाते हैं उनकी तो सब प्रशंसा करते हैं। जो भी कोई राजनीति करने की कोशिश करता है उसकी सब प्रशंसा करते हैं, उसके सब फॉलोवर्स बन जाते हैं। लेकिन जो समाज सुधार की कोशिश करता है उसके सब दुश्मन बन जाते हैं। तो वही व्यक्ति साहसी हुआ जो समाज सुधार की कोशिश करे। तो मैं राणा डे के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जो है हाँ, कि वो ये मानते थे कि उनका जो कर्तव्य है वो हिंदू समाज का सुधार करना है। सोशल रिफॉर्म्स जो हैं उनके जीवन का मुख्य पर्पस बन गया, मुख्य उद्देश्य बन गया। उन्हें बहुत ही ज़्यादा पैशन था, बहुत पैशन से लगे हुए थे वो इस बात में कि सोशल रिफॉर्म किया जाए।
अनरिलेंटिंग ज़ील थी, बिल्कुल अंदर से उनमें ये भावना थी। तो उन्होंने क्या किया, सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। मैंने पिछले वीडियो में बताया था जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो एक सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना भी हुई थी। तो अब तो समाज सुधार के उद्देश्य से उन्होंने सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, जो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ साथ चलाने की कोशिश की। तो साल दर साल बीतता गया और सामाजिक बुराइयां जो हैं वो जड़ पकड़े रहीं। लेकिन रानाडे ने कोशिश की कि साल में एक बार वो समाज सुधार के लिए जो है पूरी कोशिश करें और इस सोशल कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने की उन्होंने बहुत कोशिश की। समाज पूरी तरह से अपनी जो है हिपोक्रेसी में, भेदभाव में, जातिवाद में जकड़ा हुआ था। लेकिन रानाडे ने इतनी हिम्मत दिखाई। जो उस समय की जनरेशन थी वो क्या करती थी, जेल जाने के लिए तैयार रहती थी। राजनीतिक तौर पर जेल जाना मशहूर होने का एक तरीका बन गया। हर कोई अपने आप को मार्टरडम दिखा सकता था, हर कोई अपने आप को एक तरह से शहीद दिखा सकता था। बस किसी तरह से जुलूसों में शामिल हो जाओ, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर दो, अंग्रेजों को गालियां दो और राजनीतिक कैदी बन जाओ। राजनीतिक कैदियों को बाकी कैदियों से अलग रखा जाता था। राजनीतिक कैदियों को इतनी कोई समस्या होती नहीं थी, इन्हें कोई इतना नुकसान होता नहीं था। उन आम कैदियों की तो इज्जत चली जाती है जेल जाने पर, लेकिन राजनीतिक कैदियों की तो इज्जत बढ़ जाती थी। उनको बहुत फायदे होते थे और लोग उन्हें जानने लगते थे और इस तरह से। लेकिन समाज सुधारकों की क्या स्थिति थी? समाज सुधारक को तो लोग नफरत करते थे, क्योंकि समाज ही अत्याचारी है। तो जो इस अत्याचार से मुक्ति दिलाने का प्रयास करेगा, ऐसी जातियों को जो कि इस अत्याचार और दमन का शिकार हैं, समाज उसे क्यों प्यार करेगा? तो रानाडे को हिंदू समाज पसंद नहीं करता था, लेकिन रानाडे फिर भी जो है अपने समाज सुधार की चीज़ पर लगे रहे। और पीनल कोड की जो अंग्रेज सरकार का पीनल कोड था, माफ़ कीजिए, जो अंग्रेज सरकार का पीनल कोड था, उसकी पनिशमेंट राजनीतिक कैदियों को क्या लगती थी? उसकी पनिशमेंट तो उन्हें अच्छी लगती थी, लेकिन असली पनिशमेंट जो भारत में थी वो थी सामाजिक बहिष्कार की। सामाजिक बहिष्कार न केवल नीची जातियों को झेलना पड़ता था, सामाजिक बहिष्कार नीची जातियों के मुद्दे उठाने वाले व्यक्ति को भी झेलना पड़ता था। तो इसलिए जो है मैं महान मानता हूँ रानाडे को, जिन्होंने समाज सुधार की कोशिश की, जिन्होंने सोशल रिफॉर्म की कोशिश की, ये जानते हुए भी कि राजनीति में उतरना और राजनीतिक बातें करना ज़्यादा फैशन में है और उन्हें ज़्यादा चर्चित बना सकता है, उनका कद समाज में बहुत ऊंचा हो सकता है। लेकिन समाज सुधार की बात करने वाले को कोई नहीं पूछता, उल्टे गालियां खाने को मिलती हैं, यानी कि उल्टे लोग निंदा करते हैं। तो महान होने की पहली शर्त ये भी है कि साहसी होना चाहिए। चाहे कितना भी लोग आपके विरोध में हो, चाहे कितने भी लोग आप पर सवाल उठाते हो, लेकिन हर तरह से साहसी होना चाहिए। और भारत में इस तरह की स्थिति है कि धर्म के बारे में कुछ कह देना या जाति व्यवस्था के बारे में कुछ कह देना तो जैसे ईश निंदा है, जैसे ब्लास्फेमी है। इस तरह से लोग जो हैं पीछे पड़ जाते हैं ऐसे लोगों के जो समाज के खिलाफ बोलते हैं, जो हिंदू समाज के खिलाफ बोलते हैं। तो सबसे अच्छे लोग वो होते हैं जो ये जानते हुए भी कि उन्हें इसका कोई लाभ नहीं है, उन्हें समाज सुधार का कोई लाभ नहीं है, फिर भी वो समाज सुधार की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बुद्धिजीवी थे रानाडे। उनके जो हैं उस समय ऐसे ऑर्थोडॉक्स स्कूल चल रहे थे, एक तो था अनपॉलिटिकल और एक पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल जो लोग थे वो सिर्फ राजनीति से दिलचस्पी रखते थे और अनपॉलिटिकल लोग थे वो भी समाज सुधार को ऐसा सुधार नहीं मानते थे कि जिससे पूरे समाज का सुधार हो। वो सिर्फ अपने अपने घरों की चिंता करते थे कि हमारे घर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वो ठीक हो जाए। हिंदुओं का जो धर्म है, हिंदुओं का जो समाज तंत्र है, वो इस तरह का है कि वो आइडियल तो बिल्कुल नहीं है बल्कि बहुत ही बुरा है। इससे किसी का भी भला नहीं है। अगर कहा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा जो भेदभाव का सिस्टम है वो हिंदुओं का कास्ट सिस्टम है और ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हिंदू का रिलीजियस सिस्टम जो है, जो हिंदुओं का समाज तंत्र है, वो बहुत ही सड़ा हुआ है। ये ऐसा रिलीजन है जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी पर बेस नहीं है। ये ऐसा रिलीजन है जहाँ पर एक सुपरमैन है, वो सुपरमैन ब्राह्मण है
और वो सुपरमैन हिंदू समाज का सबसे ऊंची पदवी वाला व्यक्ति है। हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म, हिंदू दर्शन, वेदांत, सांख्य, न्याय, वैशेषिक का अगर ये अपने ही चक्कर में घूमते रहते हैं, इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का कि हिंदू दर्शन क्या है, ब्रह्मा क्या है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता इस बात का, क्योंकि हिंदू का सामाजिक दर्शन ये कहता है कि उसे भेदभाव करना है। हिंदू का सामाजिक दर्शन पूरी तरह से मनु पर बेस्ड है। मनु ने जैसा कहा लोग वैसा ही करते हैं। तो कास्ट सिस्टम जो है, चतुर्वर्ण्य सिस्टम जो है, वो ही हिंदू समाज अपनाया हुआ है। और ऐसा लगता है कि जन्मजात ही जो है कोई जन्मजात इडियट होगा जो चतुर्वर्ण्य को एक अच्छा सिस्टम मानेगा। तो बहुत ही ज़्यादा चतुर्वर्ण्य की उन्होंने निंदा की है। अब जाके उन्होंने इसकी तारीफ की है, रानाडे की तारीफ की है कि वो बहुत साहसी व्यक्ति थे। तो हिंदू कास्ट सिस्टम ऐसा है कि जो ज़रा सा भी आक्रामकता को झेल नहीं पाता, ज़रा सा भी कोई उसके खिलाफ बोले तो हिंदू, जातिवादी हिंदू इकट्ठे हो जाते हैं और अपने आप को सही बताने की कोशिश करते रहते हैं। 90% हिंदू ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र जो हैं ऐसे हैं जो हथियार ही नहीं उठा सकते। तो ब्राह्मण और वैश्य और शूद्र तो हथियार नहीं उठा सकते, इसलिए जो है हिंदू गुलाम हो गए और हार गए। और ऐसा नहीं है कि हिंदू अहिंसक हैं जैसे कि बुद्ध की फिलॉसफी थी। हिंदू अहिंसक बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो चतुर्वर्णीय व्यवस्था के कारण बुरी तरह से हारे हैं। ये चतुर्वर्णीय व्यवस्था बिल्कुल बुरी तरह से सड़ी हुई है। तो हिंदू जो हैं अनअप्रोचेबल हैं, उनको अप्रोच ही नहीं किया जा सकता कुछ समझाने के लिए। वो कुछ आगे का देखते ही नहीं हैं और वो बहुत ही प्रिमिटिव यानी कि प्राचीन विचारधारा के व्यक्ति हैं। वो समय के साथ बदलाव चाहते नहीं हैं। ऐसे समय में जो है रानाडे ने कोशिश की कि जो है इस व्यवस्था को बदला जाए। ब्राह्मण जो हैं सिस्टमेटिकली सोसाइटी से प्रॉफिटेड करते हैं। ब्राह्मणों ने ये ऐसा धर्म बनाए हैं जिसमें लगातार सिस्टमेटिक एक सिस्टम ही बना दिया है जिसमें सबसे ज़्यादा लाभ जो है इस व्यवस्था का ब्राह्मणों का है। पुराण और शस्त्र इस तरह से झूठ और गढ़े गए हैं कि पूरी तरह से ब्राह्मणों ने मूर्ख बनाया है लोगों को। धर्म के नाम पर ज़्यादातर लोगों को गरीब, अनपढ़ और अंधविश्वासी बनाने में पूरा योगदान है ब्राह्मणों का। और जो है इसलिए उन्होंने इतना बड़ा साहित्य रचा है। मतलब पुराण और शास्त्र इतने ज़्यादा बड़े हैं कि आम लोग उन्हें ना समझ सकते और धर्म के नाम पर बस शब्द जाल में उलझाया है और ज़्यादातर लोगों को गरीब बनाया है, अनपढ़ बनाया है, अंधविश्वासी बनाया है। और ये जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है इसका लाभार्थी ब्राह्मण ही है। इस व्यवस्था के हिसाब से ब्राह्मण वो है जो जानबूझकर लोगों को विक्टिम बनाता है, मतलब उन पर शोषण करता है और इस तरह की प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करता है कि जैसे छुरा भी उसका हो और गला हमेशा जो है दूसरी जातियों का हो। तो ब्राह्मण ने जो है ये जो ब्राह्मण इस हद तक नीचे चले गए थे कि भारत की कई जगहों पर ब्राह्मणों ने ये तक दावा कर दिया था कि जितनी भी अब्राह्मण महिलाएं हैं उनका कुंवारापन पहले ब्राह्मण ही दूर करेंगे। जी, ये चीज़ छूट गई थी। हमारा समाज में भी इस बात का वर्णन था कि दक्षिण भारत में ऐसी बहुत सारी जातियां थी जो पहले अपनी पत्नी को जो है जब शादी होती थी तो पहले अपनी पत्नी को ब्राह्मण के पास भेजते थे और उसके बाद वो अपनी पत्नी को स्वीकार करते थे। तो यहाँ पर उसी बात का जिक्र है कि ब्राह्मण इस हद तक चले गए थे कि उन्होंने अब्राह्मण मतलब जो जोन सी लड़कियां ब्राह्मण नहीं हैं उन लड़कियों का कुंवारापन दूर करने के लिए भी वो ही सबसे पहले आते थे। उन्होंने धरती पर खुद को देवता घोषित कर दिया था और सबसे पहला भोग जो है कन्या का वो देवता ही लगाएंगे, इस तरह की सोच थी। तो जो है अब इन्होंने बताया है कि हिंदू जो हैं ब्राह्मणों के कारण हर गलत चीज़ को सही मानकर जीते आए हैं। ब्राह्मणों ने और हिंदुओं ने जो है अनटचेबिलिटी, छुआछूत को इतने सालों से जीवित रखा है। हिंदुओं ने जाति व्यवस्था का जो ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था को पकड़े रखा, उसका समर्थन किया। जो है छोटी बच्चियों की शादी का समर्थन किया। विधवाओं का जो हमेशा के लिए औरतों को विधवा कर देना यानी कि वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, विधवा पुनर्विवाह का विरोध किया और जाति व्यवस्था को बनाए रखने में उनका सबसे ज़्यादा योगदान है। ये इतने बेशर्म हैं कि इन्होंने
अब तक ये चीज़ें डिफेंड की हैं कि विधवाओं को जलाया जाना चाहिए, सती का महिमा मंडन किया है, सती का समर्थन किया है। इनका जो ये सोशल सिस्टम है, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा असमानता पूर्ण समाज बनाता है। राजपूतों ने इन्हीं के से प्रभावित होकर, जी राजपूत, जाट, गुज्जर, ये सब बाहर से आए थे मौर्य साम्राज्य के अंत के पश्चात, और जो जो ज़्यादा हिंदुइज्म को स्वीकार करते गए, कुछ जातियां बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई। तो ये जो ट्राइबल कम्युनिटी बाहर से आई थी राजपूत, ये तो ब्राह्मणिज्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए, तो इन्होंने बेटियों की हत्या शुरू कर दी थी। तो मेरे पिता भी बताते थे, मेरे पापा बताते थे कि ये ठाकर बोलते हैं हरियाणा में, कि ठाकर पहले मारा करते छोरिया ने, मतलब ये लड़कियों को, छोटी बच्चियों को मार देते, तो फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो राजपूत ने तो हज़ारों बेटियां खत्म की हैं जो उनकी पैदा हुई हैं। ये कितनी शर्म की बात है, कितना गलत है, कैसा समाज है ये, क्या सभ्य समाज है, कैसी सोसाइटी है ये कोई प्रश्न जो है रानाडे ने पूछे, इस समाज से ये प्रश्न रानाडे ने पूछे और कहा कि इस समाज को रेडिकल सोशल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, मतलब क्रांतिकारी स्तर पर जो है सामाजिक रिफॉर्म की, समाज सुधार की आवश्यकता है। तो रानाडे समाज सुधारक थे और वो ऐसा ही प्रोपगेट करते थे कि समाज सुधार की बहुत आवश्यकता है। अमेरिका के जो स्टेट्समैन थे जेफरसन, उनके मुताबिक जो राजनीति होती है वो सिर्फ स्टेट के बारे में नहीं है, वो लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात है, उनके अधिकार डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। लेकिन भारत में किसके अधिकार डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए? क्या भारत में हिंदुओं के अधिकार डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए? हिंदू तो अपना अधिकार समझते हैं शेड्यूल कास्ट को ऑप्रेस करना, तो हिंदुओं के अधिकार क्या डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए? तो भारत में ये चीज़ें लागू ही नहीं होती। एज एक्सपीरियंसेस प्रूव्ड, राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ, नॉट बाय द सोशल एंड मॉरल कंसेंसस ऑफ सोसाइटी। देखिए, बहुत अच्छी बात है, अनुभव बताता है कि जो अधिकार होते हैं वो कानून बनाने से नहीं, लेकिन समाज और नैतिक स्तर पर जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो उनको सुरक्षित रखता है। एग्जाम्पल देती हूँ, भारत में ये कानून है कि बेटियों को बेटों के बराबर प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाएगा, जायदाद में हिस्सा दिया जाएगा, जैसे बेटे को मिलता है, जैसे बेटे या आपस में बंटवारा करते हैं बाप की प्रॉपर्टी का, वैसे बेटियों को भी हक दिया गया कानून में, अंबेडकर की वजह से ही मिला था। लेकिन भारत के समाज का नैतिक चरित्र ऐसा है ही नहीं कि वो बेटियों को उनका हक दे। तो बेटियों के लिए घर ही नहीं होता, औरतों का कोई घर ही नहीं होता, बाप के घर में वो पराई हैं और पति के घर में वो पराए घर से आई हैं। तो जो एसेट्स होते हैं, इमूवेबल एसेट्स, इमूवेबल एसेट्स को कहते हैं अचल संपत्ति, यानी ज़मीन, मकान, जायदाद, जो इस तरह की संपत्ति होती है उसमें महिलाओं का परसेंटेज बहुत कम है। एक दुखद बात यह है कि विधवा के तौर पर औरत को प्रॉपर्टी मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं बशर्ते कि बेटी के तौर पर। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कानून बनाने से क्या होगा, अगर हम अछूतों के साथ ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, हज़ारों कानून बना देंगे, उससे क्या होगा? जब तक समाज में नैतिक चरित्र ही नहीं है, जब तक समाज में सामाजिक न्याय का चरित्र ही नहीं है। तो इसलिए समाज सुधार की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कोई सोशल कॉन्शियस नहीं है हिंदुओं में, इसलिए लॉ बना देना, कानूनी अधिकार बना देने से का कोई मतलब ही नहीं है, उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो कम्युनिटी अपोज करती है। कोई भी पार्लियामेंट, कोई भी जुडिशरी ऐसा लॉ बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है जिसे ज़्यादातर लोग मानने से ही इनकार कर दें, ज़्यादातर लोग उसका खंडन करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, लड़कियों को जो प्रॉपर्टी नहीं दी जाती इतने साल बाद भी, इसमें कोई शक नहीं कि जो सरकार है वो एक लोकतांत्रिक सरकार बनाना चाहती है, लेकिन वो कभी भी इस बात को कंसीडर ही नहीं करते कि भारत में कैसे पॉसिबल है लोकतांत्रिक सरकार बनाना। लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए लोगों को लोकतांत्रिक होना पड़ता है। लोकतंत्र का मतलब ही है कि लोग सामाजिक समानता पर विश्वास करें, लेकिन क्या भारत के लोग सामाजिक समानता पर विश्वास करते हैं? तो यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली कि सामाजिक लोकतंत्र के बिना लोकतांत्रिक सरकार असंभव है। विदाउट द सोशल डेमोक्रेसी द पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इम्पॉसिबल। तो इसलिए जो है पहले लोगों का एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, पहले लोगों को दूसरों की इज्जत करनी सिखानी पड़ेगी, पहले लोगों को ये बताना पड़ेगा कि सबकी समान इज्जत करनी चाहिए, सबको बराबर देखना चाहिए, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति, सबको
एक नज़र से देखने वाले लोग लोकतांत्रिक होते हैं और लोकतांत्रिक लोग ही लोकतांत्रिक सरकार बना सकते हैं। डेमोक्रेसी इज इनकम्पैटिबल एंड इनकंसिस्टेंट विद आइसोलेशन एंड एक्सक्लूसिवनेस। लोकतंत्र जो है वो इनकम्पैटिबल है, मतलब साथ में नहीं बैठता ऐसे लोगों के जो आइसोलेट करते हैं दूसरों को। तो हिंदुइज्म तो दूसरों से आइसोलेट करता है खुद को। तो हिंदू जो हैं अपने आप को आइसोलेट रखते हैं, तेरा मेरा करते हैं, मतलब अस वर्सेस देम करते हैं। और इस तरह से हिंदू दो ग्रुप्स में बटे हुए हैं, एक तो प्रिविलेज ग्रुप है, एक अनप्रिविलेज ग्रुप है। यानी कि एक वो है जिसे सारी सुविधाएं मिल रही हैं, एक वो है जो हर सुविधा से वंचित है। तो रानाडे ने कहा कि हिंदू समाज कोई भी अधिकार के योग्य है ही नहीं। क्या अधिकार दिए जाए ऐसे समाज को जिसका कोई नैतिक चरित्र ही नहीं है, जहाँ पर या तो किसी को प्रिविलेजेस मिली हुई हैं, सुविधाएं मिली हुई हैं, या किसी दूसरे व्यक्ति को डिसेबल किया गया है, मतलब जानबूझ के उसकी ऐसी गति कर दी गई है कि वो एक एबल बॉडी व्यक्ति भी नहीं रखता है, ऐसा लगता है उसका सब कुछ जैसे छीन लिया गया है। रानाडे ने बहुत संघर्ष किया अधिकारों के बारे में लोगों को बताने के लिए, हिंदू समाज को बताने के लिए। और रानाडे ने ये भी कहा कि राजनीतिक आज़ादी मिलने से कुछ नहीं होगा जब तक कि भारत में नैतिक चरित्र नहीं बनता। तो ये रानाडे का मानना था। तो अब क्या है, अब रानाडे ने भारत के विषय में क्या कहा था कि भारत को आज़ादी मिल जाएगी तो भारत कैसा देश रहेगा। ध्यान से सुनिए, उन्होंने कहा कि जब तक देश में चरित्र का निर्माण नहीं होता तब तक जो है आज़ादी मिलने का ये नतीजा होगा कि भारत की इस तरह की जो जनता है इसमें क्या है कि हमेशा ऐसी सरकारें आती जाएंगी जिनका कि नैतिक चरित्र अच्छा नहीं है, जो कि समानता में विश्वास नहीं रखती, क्योंकि लोग ही वैसे हैं। तो वही देखिए आज भी हो रहा है, ऐसी सरकारें भी सत्ता में आ जाती हैं जो समानता में विश्वास नहीं रखती, जो सांप्रदायिक हैं, ऐसे तत्व भी आ जाते हैं। रानाडे की बात बहुत ही लॉजिकल थी और ऐसा लगता है कि जैसे किसी प्रॉफिट ने आगे के बारे में कह दिया हो। आगे के 50 साल तक भी नेशनल कांग्रेस जो है ऐसी की ऐसी बनी रही। नेशनल कांग्रेस इस बात पर हमेशा के लिए अड़ी रही कि उसे हर हाल में जो है राजनीतिक स्वतंत्रता चाहिए। उसे कोई मतलब नहीं था कि समाज का एक तबका तो स्वतंत्र है ही नहीं। तो लेकिन फिर भी लोगों की जिद की वजह से जो है जो कॉन्फ्रेंस थी, जो सोशल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कोई गया ही नहीं। मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में भी बताया था कि सोशल कॉन्फ्रेंस में लोगों को जाने नहीं दिया जाता था, पंडालों में आग लगा दी जाती थी, समाज सुधार की कोई बातें सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन रानाडे जिन्होंने सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी, इन्होंने बहुत कोशिश की थी। तो सोशल कॉन्फ्रेंस के बारे में जो है राय बहादुर आनंद चार्ली ने कहा है कि 5 तरह की जो है समाज सुधार की आवश्यकता है। एक तो अर्ली मैरिज यानी कि चाइल्ड मैरिज को रोकना होगा, विधवाओं का पुनर्विवाह करवाना होगा, हमारे देश के नागरिकों को विदेशों में जाने की आज़ादी देनी होगी। जी हाँ, हिंदुओं का ये मानना था कि समंदर यात्रा करने से जो है धर्म भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए लोग एक दूसरे को कहते थे, ब्राह्मण दूसरों को कहते थे कि समुद्र यात्रा नहीं करनी है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि समाज सुधार ये है कि लोगों को यात्रा करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। दूर देशों में महिलाओं की प्रॉपर्टी राइट्स, जिसका मैंने जिक्र किया, महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स अभी भी नहीं मिले हैं, कानून के तौर पर मिल गए हैं। समाज का नैतिक चरित्र इतना नहीं है कि वो महिलाओं के साथ न्याय कर सकें, अभी भी नहीं करते हैं। एजुकेशन ऑफ वुमेन, महिलाओं की शिक्षा, आज भी भारत में जो है 30% से अधिक महिलाएं जो हैं जिनकी विवाह है 18 वर्ष से कम आयु में हो जाती है। तो आप समझ लीजिए वो कितनी पढ़ी लिखी होंगी अगर 18 साल से कम उम्र में उनकी शादी हो जा रही है। तो भारत में जो है समाज सुधार जिस स्तर पर होना था, कितनी कोशिशें की हैं, जिस लेवल पे हम पहुँचे हैं, आप सोचिए कि उस में लेट 1800s की ये कोशिशें हैं। तो ये कोशिश की उन्होंने, ये बातें जो हैं उन्होंने समाज सुधार के लिए रखे और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही मुश्किल जंग है जो है। अब रानाडे की बात हो रही है, तो रानाडे की जहाँ तक ये बात करते हैं कि रानाडे एक ऐसे सामाजिक रिफॉर्मर थे जिनको दूसरे रिफॉर्मर से कंपेयर किया भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी रानाडे का थोड़ा कंपैरिजन ज्योतिबा फूले से कर सकते हैं, क्योंकि फूले का जन्म हुआ था 1827 में और 1890 में उनकी मृत्यु हो गई थी। रानाडे का जन्म हुआ था 1842 में और 1901 में रानाडे की मृत्यु हो गई थी। इसलिए फूले और रानाडे काफ़ी हद तक एक
समकालीन थे, इसलिए जो है दोनों की समाज सुधार की चर्चा हम कर सकते हैं। दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में समाज सुधार की बहुत कोशिश की और जो है भारत का नैतिक चरित्र डेवलप करने की कोशिश की। जो है आगे देखिए। अब बात आती है गांधी और जिन्ना पे। अब ये कहते हैं कि एक तरफ रानाडे और ज्योतिबा फुले जैसे लोग हैं जो भारत में सामाजिक चरित्र डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज सुधार की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ राजनीतिक पारियां खेल रहे हैं गांधी और जिन्ना। और गांधी और जिन्ना किस तरह के लोग हैं कि इतिहास हमेशा याद रखेगा कि वो कैसे खुद को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं और कैसे कोशिश करते हैं कि जो प्रेस है उनके आगे पीछे नाचती रहे। और इस तरह से गांधी लीडर बन गए हैं हिंदुओं के और मुसलमानों के लीडर बन गए हैं जिन्ना, और दोनों जैसे अपनी पूजा करवाना चाह रहे हैं, दोनों आइडल्स बन गए हैं, हीरोज बन गए हैं। दोनों का टेम्परामेंट बिल्कुल एक जैसा है, दोनों का इम्प्रेशन बिल्कुल एक जैसा है, और दोनों इस तरह के लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहंकारी हैं। तो बाबा साहब ने स्पष्ट तौर पर जिन्ना और गांधी दोनों को ही रगड़ दिया है यहाँ पे, दोनों को बहुत अहंकारी बोला है और कहा है कि इस तरह से भारत की राजनीति चला रहे हैं जैसे कि कोई पर्सनल रंजिश हो एक दूसरे से। जब भी एक दूसरे की बात होती है तो उन्होंने तो भारत में दहशत फैला दी है। ऐसा लगता है कि लोग सब कुछ भूल के केवल गांधी और जिन्ना की बात कर रहे हैं, और उन्होंने एक ऐसी दीवार खड़ी की है कि वो अपने बराबर के लोगों से तो मिलते ही नहीं हैं। मतलब जो लोग गांधी जी को या जिन्ना को से बराबर आंख मिलाकर बात कर सकें, ऐसे लोगों से तो उन्होंने मिलना ही बंद कर दिया है। लेकिन वो हमेशा अपने दरवाजे खुले रखते हैं ऐसे लोगों के लिए जो गांधी और जिन्ना को ऊपरी स्तर पर रखें, मतलब नीचे की तरफ बैठकर उनकी बातें सुने, जिनको हीरो की तरह उनको ट्रीट करें, ऐसे लोगों से उन्होंने घेरे हुए हैं। लेकिन रानाडे ऐसे नहीं थे। रानाडे अपने इक्वल्स की भी बात सुनते थे, अपने सुपीरियर्स की भी और अपने इन्फीरियर्स की भी। रानाडे इस तरह से नहीं थे कि उन्होंने अपने आसपास एक दीवार, एक किला बना लिया हो जैसे गांधी और जिन्ना ने बना लिया है। तो गांधी और जिन्ना जर्नलिज्म से खेल रहे हैं, मतलब उन्होंने जो है पत्रकारिता को ऐसा पेशा बना दिया है जो कि ऐसा लगता है कि पत्रकारिता ना होकर केवल व्यापार है, और व्यापार हो रहा है भावनाओं का, व्यापार हो रहा है कम्युनलिज्म का, सांप्रदायिकता का, और दोनों एक दूसरे को हीरो स्वीकार करवा चुके हैं लोगों से। और ऐसा लगता है कि जैसे भारत की ड्यूटी बन गई है, भारत की प्रिंसिपल ड्यूटी ये है कि मुसलमान पूजा करें जिन्ना की और हिंदू पूजा करें गांधी की। लॉर्ड सेलिसबर्स ने लिखा है कि जर्नलिज्म ऑफिस बॉयज से ऑफिस बॉयज की बात है। मतलब ऑफिस में काम करने वाले लोग जैसे चुगलियां करते हैं, इस तरह से जो है जर्नलिज्म चल रहा है आजकल, ये मानना था लॉर्ड सेलिसबरी का। तो इस तरह से भारत का जर्नलिज्म भी ऐसा ही चल रहा है। ऐसे लग रहा है कि बस भारत के जर्नलिज्म में ढोल पीटने वाले पत्रकार भरे हुए हैं जो इन दोनों को हीरो बना के इनका ढोल पीट रहे हैं। ऐसा लगता है कि पत्रकारों को कोई मतलब ही नहीं है कि हम जो है देश के बारे में, समाज के बारे में कोई बात करें, बस वो हीरो वर्शिप करवाना चाहते हैं लोगों से। इस तरह से डिमोरलाइज हो गए हैं, जो असली सामाजिक हितैषी हैं लोगों के, वो डिमोरलाइज हो गए हैं। उनको मन नहीं है कि ये हो क्या रहा है। गांधी ने कैसे फॉलोवर्स बनाए हैं? गांधी ने ऐसे फॉलोवर्स बनाए हैं अपने जो आधे मूर्ख हैं और आधे दोगले हैं। मतलब गांधी के पीछे चलने वाले लोग या तो मूर्ख हैं या वो दोगले हैं। और इसी तरह से जो है जिन्ना का हाल है। बड़ा बिजनेस हो रहा है, बड़ी पैसा आ रहा है। मतलब गांधी को किसी ने कहा भी था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कि गांधी को गरीब दिखाने के लिए सरकार का बहुत पैसा खर्च होता है। तो इस तरह से गांधी को गरीब दिखाने के लिए किस किस का पैसा खर्च हो रहा था, जो है पिछले बुक मैंने पढ़ी थी, उसमें जो आपने देखा होगा, उसमें ये जिक्र किया गया था कि कांग्रेस पार्टी को पूंजीवादी लोग संरक्षण दे रहे थे। तो कौन गांधी को गरीब दिखाने के लिए कोशिश कर रहा था, खर्चा कर रहा था, ये वाली बात है। तो अब इसमें बताया गया है कि भारत की राजनीति ऐसा सड़ा हुआ पूल हो गई है, इतना गंदा पूल हो गई कि कोई भी खुद को मैला करने के लिए, कोई अच्छा आदमी खुद को मैला करने के लिए उसमें जाना ही नहीं चाहता।
प्रश्न ये उठता है कि शासन किसका होगा, पैसों का या आदमी का? और अगर पैसों का शासन होगा तो बुद्धि का क्या होगा, सामाजिक न्याय का क्या होगा? किस तरह के लोग भारत में जो है सरकार बनाएंगे, किस तरह के लोग भारत की आज़ादी के बाद जो है आएंगे? गांधी जो है खुद को महात्मा कहलाना चाहते हैं और जिन्ना खुद को कायदे आजम। तो ये देखिए 1947 में भारत आज़ाद हुआ, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, ये भाषण 1943 का है। और 1943 में या 1940 में, आई थिंक, लेट मी चेक, कब दिया गया था ये भाषण? 1943 में। तो 1943 में ही बाबा साहब अम्बेडकर ने कह दिया था कि जिन्ना अपने आप को कायदे आजम बनाना चाहते हैं, गांधी अपने आप को महात्मा बनाना चाहते हैं। दोनों की प्रेस ऐसे है, दोनों के आगे पीछे प्रेस घूमती रहती है और दोनों अपने समकालीन, अपने इक्वल स्टेटस के लोगों से मिलते ही नहीं हैं, बस अपने से नीचे के लोगों से मिलते हैं और अपने आसपास उन्होंने एक दीवार खड़ी कर ली है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस में और मुस्लिम लीग में कंपटीशन चल रहा हो। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी बनाई गई तो फटाफट मुस्लिम की वर्किंग कमेटी भी बनाई गई। कांग्रेस अगर 7000 शब्दों का कोई प्रस्ताव पास करती है तो मुस्लिम लीग कोशिश करती है कि 2-3 हज़ार और जोड़ के और बड़ा प्रस्ताव पास करें। तो ये कंपटीशन चल रहा है, ये नाटक चल रहा है इस देश में। जिन्ना जो है गांधी पर दबाव डालकर कहते हैं कि गांधी ये क्यों नहीं मानते कि वो हिंदू हैं और हिंदू हितों की बात कर रहे हैं, और दूसरी तौर पर गांधी कहते हैं कि जिन्ना स्पष्ट तौर पर बताएं कि वो मुसलमानों की लीडर हैं। ऐसा लगता है कि दोनों बैंकरप्ट हो चुके हैं, मतलब दोनों खाली हो चुके हैं, उनके पास कहने के लिए और कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा कोई सॉल्यूशन वो पेश नहीं करते कि भारत की जो राजनीति होगी उसका आगे क्या होगा, क्या इसमें हो सकता है। ऐसा लगता है कि दोनों की ईगो में, दोनों की अहम की लड़ाई में जो है भारत को नुकसान होगा। तो ये देखिए, ये इशारा है कि भारत को नुकसान होगा। और आप जानते हैं कि भारत का बंटवारा हुआ था बाद में, इस बयान के जो है कुछ साल बाद में, और भारत को नुकसान ज़रूर हुआ था। लेकिन रानाडे की बात करें तो एक ऐसा समाज सुधारक, एक ऐसा राजनीतिज्ञ जिसको कोई भी ज़रूरत नहीं है इस तरह के ड्रामे करने की, इस तरह से अपने आगे पीछे प्रेस को घुमाने की, जिसने पूरी कोशिश की, जिसने नींव रखी भारत में समाज सुधारों की। और जो है उन्होंने जो है उनकी जो फिलॉसफी है, उनका जो दर्शन है, उन्हें 3 पॉइंट्स में कहा जा सकता है कि जो है हमें किसी भी ऐसी चीज़ को आइडियल नहीं मानना चाहिए। रानाडे कहते हैं हमें किसी भी ऐसी बात को आइडियल नहीं मानना चाहिए जो कि कल्पना में है और जो कि प्रैक्टिकली नहीं हो सकती। मतलब अगर हम अंग्रेज़ों से शासन लेते हैं तो हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अंग्रेज़ों से जो धीरे धीरे उस समय स्वराज की बात हो रही थी, रानाडे तो 1901 में ही चल बसे थे, तो उस समय भारत में जो बात चल रही थी वो था अंग्रेजों से धीरे धीरे पॉलिटिकल पावर लेना, स्वराज लेना। तो ये कह रहे हैं कि हमें कोई प्रैक्टिकल बात ही करनी है, ऐसी कोई इम्प्रैक्टिकल बात नहीं करनी जो पॉसिबल ना हो। दूसरा पॉइंट ये है कि लोगों की क्या समझ है, लोगों की क्या बुद्धि है, लोग किस तरह का संविधान चाहते हैं। क्या संविधान कपड़ों की तरह है कि जो लोग चाहेंगे वही होगा, या सामाजिक न्याय की बात होगी, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि पॉलिटिकल नेगोशिएशंस, मतलब राजनीतिक सौदेबाजी किस तरह होगी, ये किस तरह से सैंक्शंस होंगे, कि हम जो है अपने विरोधियों के बारे में क्या राय रखते हैं। तो जो है रानाडे की जो दर्शन थी वो सीधी थी कि हम जो है अंग्रेज़ों से मोल भाव करके सत्ता ले तो लेंगे, और जो है लेकिन होगा क्या, कि सामाजिक न्याय का क्या होगा, ये भी तो सोचना है। और अब ये बात करते हैं जिन्ना की, बाबा साहब जिन्ना के बारे में बात करते हैं कि जिन्ना तो जैसे खुद की मूर्ति ही बनवा लिए हैं और ऐसे ही मूर्ति बनवा लिए हैं गांधी, लेकिन रानाडे ऐसे बिल्कुल नहीं है। मेरा ये सवाल है कि क्या हीरो वर्शिप गलत है या हीरो वर्शिप मार डालती है। मैं कहना चाहता हूँ कि कार्ले ने और ये शिकायत की थी कि एक ऐसा समय है जब महान लोगों की जो है बातें इनएविटेबल है, मतलब उनकी बातें सुननी ही पड़ती हैं, महान लोगों की बातें। लेकिन महान लोगों की बातें सुनना या वो व्यक्ति पूजा करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं हीरो वर्शिप के खिलाफ हूँ। मुझे लगता है कि हीरो वर्शिप जो है सरकार के लिए या देश के लिए खतरनाक होती है। मतलब एक व्यक्ति के पीछे पीछे चलना देश के लिए खतरनाक होता है, सरकार के लिए भी खतरनाक होता है। लेकिन ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि भारत में तो इसी की परंपरा है और भारत में जो है व्यक्ति पूजा की ही परंपरा रही है
इसलिए ये सरल बात नहीं है। तो जैसे कार्लाइल ने कहा था कि जैसे जेबकतरों से सावधान रहना चाहिए, ऐसे ही महान लोगों से सावधान रहना चाहिए। किस तरह के महान लोगों से? इशारा गांधी और जिन्ना की तरफ था, जिनके पीछे प्रेस ढोल पीट रही है कि ये लोग बहुत महान हैं। तो रानाडे को कभी कोई प्रशंसा नहीं मिली, कोई अवार्ड नहीं मिला, कोई उन्होंने चमत्कार नहीं किया, कोई उन्होंने वायदा नहीं किया कि वो अचानक से समाज सुधार देंगे, लेकिन फिर भी उनमें सुपर ह्यूमन क्वालिटीज इसलिए कही जाएंगी क्योंकि उन्होंने सबसे अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने भारत में राजनीति को छोड़कर समाज की तरफ ध्यान दिया कि समाज को बहुत ज़रूरत है समाज सुधार की। रानाडे इस तरह के व्यक्ति नहीं थे जो बैंक के नोटों पर अपना फोटो चिपकवाना चाहें। रानाडे इस तरह के व्यक्ति थे जो किसी भी गलत बात के आगे नहीं झुकेंगे। तो इशारा आप समझ ही गए हैं, जैसा कि इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कुछ वर्षों बाद ऐसा हुआ। अभी बैंक के नोटों पे किसकी फ़ोटो है देख लीजिए। तो फॉर्मर इज़ रानाडे की जो है इज्जत करी जानी चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने ऐसे समय में जब सब लोग एक तरफ जा रहे थे दूसरी तरफ का रास्ता अपनाया। इसलिए रानाडे की जन्म शताब्दी कोई हीरो वर्शिप नहीं है। रानाडे की जन्म शताब्दी ये है कि ऐसे लोगों के बारे में ज़रूर याद करना चाहिए जिन्होंने इतने साहस का कार्य किया, जिन्होंने जिनका जो दर्शन है वो सबसे अलग रहा, जो चमक नहीं रहे थे मगर फिर भी सोना थे। पॉलिटिक्स जो है संभावनाओं का गेम है और टेम्परामेंट और कैरेक्टर की स्टडी है। तो इसी तरह से रानाडे की प्रशंसा की गई है कि उन्होंने साहस का कार्य किया, उन्होंने समाज सुधार पर बल दिया। उनके समाज सुधार के जो बिंदु थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन समाज के बारे में जिन्ना और गांधी की कोई राय नहीं थी। जिन्ना और गांधी केवल हीरो वर्शिप करवाना चाह रहे थे और प्रेस उनके आगे पीछे घूम रही थी और कांग्रेस प्रेस यही काम कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि हीरो बन गए हैं गांधी और जिन्ना, अलग अलग कम्युनिटीज़ के। जिन्ना हीरो बन गए थे मुस्लिम्स के और गांधी हीरो बन गए थे हिंदुओं के। पहली जो चीज़ है वो रीबिल्डिंग है। पहली जो चीज़ है, अंग्रेज़ों के जाने के बाद भारत को क्या करना पड़ेगा? अंग्रेज़ों के जाने के बाद भारत को ऐसा समाज बनाना पड़ेगा जो बाद में कभी भी किसी फॉरेन एग्रेशन के आगे टिक पाए, कभी फ्री ही रहे हमेशा के लिए, मतलब हमेशा आज़ाद रहे। दूसरी चीज़ रानाडे ये कहते थे कि जो ब्रिटिश एम्पायर है अगर वो भारत में अचानक से चला गया तो भारत बहुत संकट में पड़ जाएगा। ऐसा होगा कि भारत में कियोस मतलब अव्यवस्था फैल जाएगी स्वतंत्रता के नाम पर। देखिए बुद्धिजीवी लोग कितने दूरदर्शी होते हैं। रानाडे नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है 1901 में, लेकिन फिर भी वो ये बात कह रहे हैं कि अगर अंग्रेज अचानक से भारत से चले गए, जब तक भारत में सामाजिक समता, सामाजिक न्याय, नैतिक चरित्र ये चीज़ें नहीं आती तो भारत में एक सोशल डिसरप्शन आ जाएगा, एक कियोस आ जाएगा, एक बर्बादी सी हो जाएगी। और ऐसा हुआ भी। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो आपको पता है कितना खून खराबा, मार काट हुई। लगभग 10 लाख लोग, उस समय 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, जबकि भारत की आबादी ही 33 करोड़ थी। तो कितना ज़्यादा बड़ी जनहानि हुई थी। तो ये बिल्कुल सही कह रहे थे कि जब तक समाज स्टेबल नहीं है, जब तक सोसाइटी स्टेबल नहीं है, जब तक वो इक्वल नहीं है, जब तक कोशिश लोगों की ऐसी नहीं है कि एक सामाजिक नैतिक चरित्र वो डेवलप करें, तब तक जब तक उनमें सांप्रदायिकता भरी रहेगी, भेदभाव भरा रहेगा, तब तक कियोस हो जाएगा अगर अंग्रेज अचानक से चले गए तो। और वैसा ही हुआ। तो बोनापार्टे, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं ये दूसरे उनकी कि नेपोलियन बोनापार्टे जो है उन्होंने उनका जिक्र कर रहे हैं कि बहुत सारे इतिहास के हीरोज़ का जिक्र कर रहे हैं कि उनका उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना था या इस तरह के थे। तो मतलब हीरो के बारे में बात हो रही है कि किस तरह से जो हैं सही हीरो कौन से होते हैं। नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण करने वाले, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने वाले सही हीरो होते हैं। केवल ताकत के दम पर मैदान जीतने वाले या अपना शासन बढ़ाने वाले हीरो नहीं होते। और ऐसे जो लोग होते हैं कि जो ताकत के दम पर इतिहास में, चाहे वो नेपोलियन हो चाहे सिकंदर हो, जो अपना साम्राज्य ताकत के बल पर फैलाते हैं, ये समाज में कोई परिवर्तन करके नहीं जाते। जैसा समाज था वैसा का वैसा रहता है। बस वो अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करते हैं, अपने अहम को सेटिस्फाइड करते हैं। लेकिन रानाडे जैसे लोग जो बदलाव करने की कोशिश करते हैं, शुरुआत करते हैं, वो भी ऐसे समय में जब सारा समाज उनके खिलाफ है, तो वो लोग असली हीरो होते हैं। तो यहाँ पे नेपोलियन और इस तरह के लोगों की चर्चा की गई है।
और ये भी कहा गया है प्री मैच्योर कटिंग ऑफ द नॉट, ये जो डोर है जो अंग्रेज़ों की भारत से बंध गई है, अगर इसे अचानक काटा जाएगा तो भारत बिखर जाएगा। हुआ भी वैसा ही, ये रानाडे मानते थे। तो रानाडे ने अपने देश के लोगों को आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि भारत पर खतरा मंडरा रहा है, जब तक कि भारत में समाज सुधार नहीं होता, नैतिक चरित्र नहीं होता, सांप्रदायिकता खत्म नहीं होती, तब तक अगर अंग्रेज़ अचानक से गए तो भारत का हाल ये होगा कि भारत डिसइंटीग्रेट हो सकता है, टुकड़े हो सकता है, जो कि उस समय हुए भी। तो इस तरह के दूरदर्शी व्यक्ति वाकई में तारीफ के काबिल हैं वो, कि जो उन्होंने कहा था वो उनकी मृत्यु के 50 साल बाद कामयाब हो ही गया। तो आगे जो है ये देखते हैं कि अपोजिशन, हाँ, जो अब ये राजगोपालाचारी का जिक्र कर रहे हैं कि राजगोपालाचारी भी जो है उसमें थे, जुडिशरी में काम करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी भारत में किसी भी तरह के समाज सुधार के बारे में बात नहीं की, बल्कि जो है इस तरह की बात उन्होंने कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक, जिन्ना ने कोई समाज सुधार की कोशिश नहीं की, गांधी ने कोई समाज सुधार की कोशिश नहीं की, एक और तीसरे व्यक्ति का नाम आ रहा है मिस्टर राजगोपालाचारी, इन्होंने कोई समाज सुधार की कोशिश नहीं की। समाज सुधार की कोशिश केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, रानाडे, फूले, इस तरह के लोगों ने की थी। और ये जो भाषण दिया जा रहा है ये रानाडे की जयंती पर दिया जा रहा है, मतलब उनकी मृत्यु के पश्चात उनके बर्थडे की जो जयंती बना रहे हैं उस पर ये भाषण दिया जा रहा है पूना में। तो कहते हैं कि जी, ये कुछ रिपीटेड ही बातें हैं, इस तरह की बातें हैं, बार बार कहा जा रहा है। लिबरल पार्टी का जिक्र है कि यहाँ पर, हाँ, ये भी जिक्र है कि बाबा साहब कहते हैं मैं लिबरल नहीं हूँ, लेकिन जो लोग खुद को लिबरल कहते हैं वो ये बताएं कि वो सामाजिक न्याय के बारे में क्या कर रहे हैं। भारत में जो लोग लिबरल पार्टी के लोग हैं वो ये बताएं कि उनका क्या प्रिंसिपल है, वो रानाडे की नीतियों पर चल रही हैं या नहीं चल रहे। वो इस तरह से बात करते हैं, सवाल करते हैं लिबरल पार्टी के लोगों से। और महान लोगों का जिक्र फिर से आया। महान लोग वो होते हैं जो अपने लोगों को सही डायरेक्शन में लेके जाते हैं, सही रास्ते में लेके जाते हैं। और अब जीसस का जिक्र आया है। हर जो मास्टर है उसकी ये इच्छा रहती है, जीसस की ये इच्छा थी, बुद्धा की ये इच्छा थी, रानाडे की ये इच्छा थी कि जो लोग विश्वास करते हैं उन पर, वो उनका कर्तव्य है कि वो सही रास्ते पर चलें, बजाय इसके कि वो केवल तारीफ गाते फिरें। मतलब जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, आप उनके रास्ते पे चलिए, आप उनके विचारों को अपने दिल में, अपने जगह, अपने हृदय में स्थान दीजिए। ये नहीं कि आप केवल उनकी प्रशंसा के गीत गाते रहें। तो ये वाली बात जीसस भी चाहते थे, बुद्धा भी चाहते थे कि लोग सही रास्ते पे चले, रानाडे भी यही बात चाहते थे। तो यहाँ पे उनका जिक्र है। और हाँ, अब इन्होंने लिबरलिज्म के बारे में बात की है कि सही लिबरलिज्म वही है, स्वतंत्रता वही है, लिबरल होना वही है जब हम सभी लोगों के लिए सोशल जस्टिस की बात करते हैं। तो ये थी रानाडे, गांधी और जिन्ना। आप देख रहे हैं बहुत मेहनत इसमें लगती है, बहुत अलग तरह का ये मेरा चैनल है। मैं कोशिश करती हूँ कि इन पुस्तकों का एनालिसिस कर सकूं, इनका रिव्यू कर सकूं या इनकी समरी आपको बता सकूं। और मैंने जो है कहीं से ये सीखा नहीं है, मैं सिर्फ कोशिश करती हूं कि केवल ज्ञान खुद लेने का क्या लाभ है, उसे दूसरों में भी बांटना चाहिए। तो आपको अगर मेरी कोशिश पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी विशेष गुजारिश है कि सिर्फ देखिए नहीं, बहुत लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मेरा जो एनालिसिस ऑफ कास्ट वाला वीडियो है वो 53,000 लोगों ने देखा है, लेकिन सब्सक्राइब सिर्फ 4,000 लोगों ने किया है। तो जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे, उतना ही मेरा हौसला, मेरी हिम्मत बढ़ेगी और बाबा साहब के विचारों को, फूले के विचारों को, पेरियार के विचारों को, ऐसे ही समाज सुधारकों के विचारों को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। बहुत विभिन्न तरह की किताबें मैं आपके लिए लेके आऊँगी। जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे उतना मैं चीज़ों को जानने में, समझने में आपका भी सपोर्ट करूंगी और हम मिलकर चीज़ें सीखेंगे। धन्यवाद।